HIV नोन एज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नाम से समझ में आ रहा है कि इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब जो अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको ये कम कर देती है। इसका जो वायरस होता है एक आरएनए वायरस होता है। ये वायरस है, ये वायरस जो टी हेल्पर सेल्स होती है, हेल्पर टी सेल्स है, हेल्पर टी सेल्स का है न्यूक्लियस है। ये वायरस हेल्पर टी सेल के अंदर जाता है, हेल्पर टी सेल के न्यूक्लियस को इसके न्यूक्लियस से एक्सचेंज कर देता है। एक्सचेंज करके अंदर ये हेल्पर टी सेल के अंदर खुद ही ग्रो करने लगता है, अपने कॉपी बनाने लगता है। हेल्पर से टी सेल्स के अंदर बहुत सारी कॉपी बना लेता है। कॉपी बना के बाद ये रप्चर होगा, रप्चर होके बहुत सारे ये जो HIV सेल्स हैं, HIV वायरस है, बहुत सारे निकल के बाकी दूसरी टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करने लगेंगे। धीरे धीरे ये सर्कुलेशन चलता रहेगा और पूरे धीरे धीरे अपनी जो CD4 सेल्स हैं, CD4 सेल लगातार कम होती जाएंगी। तो HIV के कारण क्या होता है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम हो जाती तो दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बढ़ते हैं उसके कारण पेशेंट की जो कॉज ऑफ डेथ होता है वो भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। HIV जो वायरस पर से कुछ नहीं करता, वायरस सिर्फ जो अपनी इम्यून है उसको डेफिशिएंसी कर देगा और कुछ नहीं करेगा। जब इम्यूनिटी नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन आ जाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण डेथ होता है। कोई अभी इसका जो वायरस है, वायरस में लगातार म्यूटेशन हो सकते हैं, उसकी जो पूरी लेयर है, पूरी लेयर में कहीं लगातार कंटिन्यूसली म्यूटेशन चलते ही रहते हैं। तो इसी कारण इसका जो है इसकी वैक्सीन नहीं बन पा रही है। कोई भी वैक्सीन बनाते हैं वो वैक्सीन 2 या 3 महीने तक ही कारगर रहती है। जैसे कि अपने इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस का जो स्ट्रेन आता है स्वाइन फ्लू का स्ट्रेन, स्वाइन फ्लू की स्ट्रेन की हर साल वायरस की जो वो है म्यूटेशन के कारण हर साल उसकी जो वैक्सीन है वो चेंज होती रहती है। लेकिन जो HIV का है ये इतनी जल्दी चेंज करता है उसका शेप और म्यूटेशन, इसकी वैक्सीन बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा अभी तक। तो अभी तक भी इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है, इसलिए मोस्ट कॉमन है। ये अगर बॉडी के अंदर चला गया तो ये लीथली है, इसके मतलब 100% है डेथ रेट है, होनी है। बट अभी ये है कि 100% डेथ रेट है, लेकिन डेथ रेट कब होगी पर उसका प्रोलॉन्ग है। शुरुआत में जो HIV इन्फेक्शन एक बार हो गया, HIV बॉडी के अंदर घुसने के, HIV का वायरस बॉडी के अंदर घुसने से 2 वीक के अंदर एक माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम बस हल्का सा बुखार, सर्दी, जुकाम, बस फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे। उसके बाद 2 वीक से लेके 5 से 10 साल तक, 5 से 10 साल तक पेशेंट टोटली असिम्प्टोमेटिक रहेगा। 10 साल या 5 साल के बाद पेशेंट को सिम्टम्स आना चालू होंगे, उसके बाद उसको HIV के बाकी चीजें, क्योंकि 2 से 5 साल में लगातार उसको इम्यूनोडेफिशिएंसी होती जाएगी। अब इस बीच कहीं पर भी उसको इन्फेक्शन होने लगा तब उसके सिम्टम्स आना चालू होंगे। इस बीच तक तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपनी यहाँ बॉडी में इम्यूनिटी बहुत है। धीरे धीरे ये डैमेज करते आएगा, जब बहुत कम इम्यूनिटी हो जाएगी तब अपन को सेकेंडरी इन्फेक्शन होने चालू होंगे। HIV वायरस बॉडी के अंदर घुसने के बाद जो एंटीबॉडी है, बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है, जो भी हम टेस्ट में करते हैं ना, HIV एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है ऑलमोस्ट 2 वीक से लेके 3 मंथ तक। तो एक बार बॉडी के अंदर अगर HIV वायरस गया है तो 3 मंथ तक वो HIV नेगेटिव ही आएगा। तो आपको किसी की निडल प्रिक हो जाती है और उसका स्टेटस HIV नेगेटिव है, इसका मतलब 100% नहीं है कि उसको HIV नेगेटिव ही हो। ये इसको बोलते हैं विंडो पीरियड। इस पीरियड में उसको HIV पॉजिटिव नहीं आएगा, लेकिन वो दूसरों को फैला सकता है, क्योंकि उसके अंदर एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है। तो ये पीरियड विंडो पीरियड होता है। इसलिए ये होता है कि अगर किसी जिसको रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के बाद उसका HIV वायरस गया उसके अंदर, HIV वायरस जाने के बाद 2 वीक से लेके 3 मंथ तक उसमें पॉजिटिव आएगा नहीं। तो 2 वीक से लेके 2 वीक क्या मतलब घुसने के लगातार 3 मंथ तक मान लिया जाए, 3 मंथ तक उसमें पॉजिटिव नहीं आएगा। इस 3 मंथ अगर उसकी निडल किसी को ब्रेक हो गई तो उसको भी हो सकते हैं चांसेस HIV होने के। बट ना तो उसके में रेसिपिएंट के में टेस्ट में कुछ आएगा, ना उसके टेस्ट में आएगा। एंटीजन कार्ड नहीं है सर? एंटीजन कार्ड नहीं है इसका, एंटीबॉडी कार्ड है। 3 मंथ का पीरियड रहता है। ठीक है, 5 से 10 साल तक तो सर इंक्यूबेशन चल रहा, तो इंसान को पता ही ना रहेगा कहाँ से हुआ है इतने साल बाद सिम्प्टोमेटिक हुआ। इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इसका
STD 70 to 80% चांस है। 80 STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। मेल टू मेल में चांस ज्यादा है, मेल टू फीमेल में या फिर वाइस वर्सा है। फीमेल टू मेल में चांस ऑलमोस्ट इक्वल है, फीमेल टू फीमेल में चांस बहुत कम, बहुत लेस है। ठीक है, जो होमोसेक्सुअल होते हैं उनमें चांसेस बहुत ज्यादा है, इसमें चांसेस थोड़े से कम है। इसमें इनका जो परसेंटेज है 0.01% से भी कम चांसेस होते हैं सिंगल सेक्सुअल कांटेक्ट में, लेकिन 70 to 80% तक जो चांसेस ट्रांसमिशन जो इंसिडेंस है ट्रांसमिशन का वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ही होता है। इसके बाद क्या होता है, पेरिनेटल ट्रांसमिशन। पेरिनेटल ट्रांसमिशन जो है वो मदर टू फीटस में होगा, वो ड्यूरिंग डिलीवरी भी हो सकता है या लैक्टेशन पीरियड में भी हो सकता है। ब्रेस्ट मिल्क में भी HIV वायरस होता है। HIV वायरस की जो वो है क्या कहते हैं क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी बोलते हैं 1800 पर ml, 1800 HIV वायरस पर ml होते हैं ब्लड में। नॉर्मल कंसंट्रेशन मानते हैं अगर रेशो देखा जाए तो। 1800 के बाद 1100 आते हैं सीमन में, 700 वेजाइनल सिक्रीशंस में। उसके बाद और कौन से हैं, फ्लूइड अगर बॉडी का है कोई और कोई बॉडी फ्लूइड है, स्वेटिंग है, पसीना सीना, उसमें 100 के आसपास होते हैं। और सेलाइवा में सिर्फ 1 होता है। तो सेलाइवा से चांसेस बहुत कम हो। अगर कोई जो साथ में खाना खाते हैं, इसलिए बोलते हैं साथ में जो खाना खाते हैं उसमें सेलाइवा मिक्स हो सकता है, तो सेलाइवा से अगर फैलने के चांसेस बहुत ना के बराबर ही हैं ऑलमोस्ट HIV के। सबसे ज्यादा होता है ब्लड से। तो अगर इंजेक्टेबल ड्रग एब्यूजर है, इंजेक्शन है, ब्लड का कॉन्टेक्ट किसी भी ड्यूरिंग पेरिनेटल में हो रहा है या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिशन में ब्लड भी हो सकता है, सीमन या वेजाइनल सिक्रीशंस दोनों से हो सकता है कॉन्टेक्ट। तो विंडो पीरियड याद रखना है कि अगर किसी को आपको अगर आप कोई रिस्की पेशेंट है, रिस्की पेशेंट कौन बोलते हैं, रिस्की पेशेंट मतलब अगर कोई सेक्सुअल वर्कर है, रिकरेंट जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता रहता है, CKD पेशेंट है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है ना। और सिम्टोमेटिकली आप देख रहे हो कि हालांकि सिम्टोमेटिक जो है इसको लगातार लीन थिन है और अगर ग्रेजुअल वेट लॉस है तो उसको तो मानते हैं कि बहुत लंबा टाइम हो चुका होगा, उसको नहीं मानते। लेकिन ये सब ऐसे हैं जिनको कि बहुत हाई चांसेस है कि HIV हो सकता है। अगर आपको नीडल प्रिक हुई है तो एक तरीके से सेफ भी है था कि अगर 1 मंथ का अगर आप ART प्रोफाइलेक्सिस ले लेते हो, अगर डीप नीडल प्रिक हुई है तो उनका ART लेना भी एक सेफ गार्ड है, क्योंकि अपन भी श्योर नहीं, वो भी श्योर नहीं रहेंगे। विंडो पीरियड में हुआ तो विंडो पीरियड में आएगा नहीं, लेकिन फैल सकता है। और एक बार बॉडी में आ गया तो पता है कि बॉडी से जा सकता नहीं है वो। एक बार HIV हो गया तो वो खत्म हो नहीं सकता। इसलिए इट इज सेफ प्रैक्टिस है कि अगर आपको ऐसी नीडल प्रिक हुई है जिसका हाई रिस्क है कि उसको HIV हो सकता है तो आप ले लो एक ART 1 महीने की, कोई दिक्कत नहीं होती। अब आते हैं काय में सिम्टम्स, जो स्टेजेस होती हैं। स्टेज इसकी 4 स्टेज रहती हैं। चौथी स्टेज होती है एड्स। सर इसमें जैसे अपने पास OPD में कोई पेशेंट आया तो अपन उसको सस्पेक्ट कैसे करेंगे या इसको HIV हो सकता है, अपन इसको टेस्ट कराएं? आगे सिम्टम्स में आ रहे हैं अपन। चलो, शुरुआत के 2 वीक के अंदर उसको एक फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे, माइल्ड फीवर, कफ, कोल्ड हो सकता है। 2 वीक से 3 मंथ तक इसका विंडो पीरियड टाइम रहता है जब इसको कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता है। 3 मंथ से लेके 5 से 10 साल तक, ठीक है। ये इसका HIV रिलेटेड कॉम्प्लेक्स का सिम्टम्स आएगा, जिसमें कि उसको कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, फिर वो एक तरीके से कैरियर का स्टेज करेगा, कैरियर का काम करेगा। इन तीनों स्टेज में कैरियर का काम करेगा और फैला सकता है वो एक दूसरे से। एड्स जब उसके सिम्टम्स आना चालू हो जाएंगे, चौथी स्टेज। तो एड्स में क्या होगा, एड्स में पता ही है सबसे पहले ये कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, लिम्फोसाइट्स। सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इसका क्या होगा, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, मल्टीपल लिम्फेडेनोपैथी से प्रेजेंट करेगा पेशेंट। मल्टीपल
लिम्फेडेनोपैथी। लिम्फेडेनोपैथी, कोई सी भी लिम्फेडेनोपैथी, उसको सिग्निफिकेंट लिम्फेडेनोपैथी तब कब बोलते हैं? सिग्निफिकेंट लिम्फेडेनोपैथी तब बोलेंगे मोर देन 1 सेंटीमीटर हो तो उसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे। लेस देन 1 सेंटीमीटर है, सिंगल है, तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे, अपन कुछ ध्यान नहीं देंगे। अब जो सिग्निफिकेंट लिम्फेडेनोपैथी है, मोर देन 1 सेंटीमीटर हो, पेनफुल हो और नॉन मोबाइल हो, नॉन मोबाइल, ये सब क्राइटेरिया मैलिग्नेंसी के हो जाते हैं। मोर देन 1 सेंटीमीटर की ध्यान रखना है कि लिम्फेडेनोपैथी अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो उसको सिग्निफिकेंट लिम्फेडेनोपैथी बोलेंगे। अब एचआईवी है, एचआईवी में जो लिम्फेडेनोपैथी होती है वो बॉडी में ज्यादातर इंटरनल जो पेरिटोरल रीजन होती है वहां पे होती है। एओर्टा है, एओर्टा के आसपास जो लिम्फ नोड है, प्रीओर्टिक, पैराओर्टिक, मल्टीपल जो है एब्डोमिनल, मल्टीपल एब्डोमिनल लिम्फेडेनोपैथी कॉमनली मिलती है। सर्वाइकल, इंग्वाइनल, एक्सिलरी लिम्फेडेनोपैथी यूजुअली कम मिलती है। यूजुअली इंटरनल लिम्फेडेनोपैथी कॉमनली से प्रेजेंट करते हैं पेशेंट। दूसरा वेट लॉस, वेट लॉस मोर देन 5 kg इन 1 मंथ। इंटरनल लिम्फेडेनोपैथी है तो वो पेशेंट जैसे पेरिटोनियम से है, उसको प्रेजेंट करेगा उसको प्रॉब्लम। पेशेंट को यूजुअल रेगुलर अपन एब्डोमिनल, उसकी कोई एब्डोमिनल वेग कंप्लेंट्स रहती हैं, उसकी एब्डोमिनल वेग कंप्लेंट्स का अपन रूटीन अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें मल्टीपल लिम्फेडेनोपैथी मिल जाती है। ये नहीं है कि सर्वाइकल और वो नहीं मिलेगी, वो भी मिल सकती है। ज्यादातर केस में अपन ने देखा है कि उसको ज्यादातर एब्डोमिनल लिम्फेडेनोपैथी मिलती है। मोर देन 5 kg वेट लॉस इन 1 मंथ, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, कंटिन्यूअसली फीवर आएगा और रिकरेंट आएगा। रिकरेंट मतलब जब सर्दी जुकाम हुआ, सर्दी जुकाम में जो फीवर आया, फीवर ठीक ही नहीं हो रहा, 1 महीने तक ठीक नहीं हो रहा उसको, है ना, रिकरेंट आ रहा, फिर उसको थोड़ी देर बाद किसी और चाहे लूज मोशन लगने चालू हुए, क्रोनिक डायरिया। सर एब्डोमिनल कॉक्स से सिमिलर हो रहा है? हाँ, तो एब्डोमिनल कॉक्स से सिमिलर ही रहेंगे। कॉक्स भी उसके साथ एसोसिएट हो भी सकता है, नहीं भी एसोसिएट हो सकता है। रूल आउट करने के लिए टेस्ट तो करा है। क्रोनिक डायरिया, क्रोनिक कफ सब हो सकता है, वो तो साथ में भी हो सकता है। क्रोनिक कफ, अल्सर से तो यूजुअली प्रेजेंट नहीं करता पेशेंट, उसके साथ में आगे सिम्टम्स हो जाते हैं। अल्सर तो बहुत बाद में आएगा उसको। अल्सर से मेन सिम्टम्स यही है, मेन सिम्टम्स सबसे पहले यही रहेगा, पेशेंट को जब भी बुखार आता है, सर्दी जुकाम होता है और ठीक ही नहीं होता वो, मेन फीवर है और क्रोनिक डायरिया, ये दोनों मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा सिम्टम्स में वेट लॉस तो साथ में रहेगा ही रहेगा, तीनों सिम्टम्स रहेंगे। आप एग्जामिनेशन में देखोगे लिम्फेडेनोपैथी है, क्रोनिक कफ से भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। तो उनका कि जनरल कंडीशन जो वीक होती जाएगी, जनरल कंडीशन है, जनरल वेट लॉस होता ही रहेगा उसका। मुल्ला जो क्लिनिकल सिम्टम्स है उसके टोटली से मैच करेंगे कॉक्स से। अब वो एब्डोमिनल कॉक्स है, उसके भी एब्डोमिनल कॉक्स, पल्मोनरी कॉक्स, सबके सिम्टम्स उससे मैच करेंगे। इसके साथ इसमें बाकी वो तो ट्रीटमेंट में जो है, ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपन को सिर्फ इसकी डायग्नोसिस बनाना है। ये एचआईवी एक नेशनल क्या इंटरनेशनल पूरी WHO प्रोग्राम के तहत चल रही है डिसीज। इसकी जो है मेडिसिन बाहर से नहीं दी जाती है, चाहे प्रोफाइलैक्सिस हो चाहे ट्रीटमेंट हो। इसकी मेडिसिन जैसे टीबी की मेडिसिन है, टीबी की अलग अलग मेडिसिन अपन बाहर से प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, एचआईवी की मेडिसिन बाहर से प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। एचआईवी ग्लोबल है, उसके लिए आप नोटिफिएबल डिसीज है, तो आपको सीधे ART सेंटर में ही जाना, भेजना है उसको, सिर्फ अपन को डायग्नोसिस बनाने तक का काम करना है, उसके बाद का काम अपने में नहीं है। एचआईवी जो मेडिसिन कितनी है थोड़ा बहुत अपन को आइडिया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिमाग नाम बस पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उनका डिटेल्स नहीं पता करना है। अपन को डायग्नोसिस कब सस्पेक्ट करोगे, कोई भी पेशेंट है जो कि कंटिन्यूसली फीवर के साथ आ रहा है, बार बार रिकरेंट आते जा रहा है अपने पास, रिकरेंट आ रहा, पहले बार आया फीवर के साथ, अपन ने थोड़ा बहुत इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट दिया, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट से ठीक हो गया, उसके बाद अपन ने देखा 10-15 दिन बाद फिर आ गया रिकरेंट फीवर लेके, रिकरेंट फीवर, रिकरेंट कफ, रिकरेंट डायरिया, कंटिन्यूसली डायरिया हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, फीवर है ठीक नहीं हो रहा है, कफ ठीक नहीं हो रहा है, वेट लॉस कंटिन्यूसली हो रहा है। इसका वेट लॉस के कॉज पता ही है, वेट लॉस के 3 मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मैलिग्नेंसी, पहला मैलिग्नेंसी, पहला मैलिग्नेंसी नहीं आएगा, सबसे पहले पे आएगा ट्यूबरक्लोसिस आ गया, हाइपरथायरॉयडिज्म, डायबिटीज मेलाइटस, HIV और मैलिग्नेंसी, ये 5 हैं। इसके साथ इन्फेक्शन में ट्यूबरक्लोसिस तो हो गया, गट की कोई डिसऑर्डर, गट का वो सब इतना IBS में इतना कॉमन वेट लॉस नहीं मिलेगा। वेट लॉस से कोई भी पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है कि उसको एक महीने के अंदर 5 किलो वजन कम हो गया है, तो आप सबसे पहले उसके सिम्टम्स पे देखोगे, सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं।
ना तो टैकीकार्डिया है उसके साथ साथ थायराइड। टैकीकार्डिया है, देखो यहाँ पे थायराइड लार्ज है तो टिपिकल डायग्नोसिस बनेगी हाइपरथायराइडिज्म। पेशाब की हिस्ट्री ले ली, यूरिन बार बार तो नहीं आ रही है, भूख ज़्यादा प्यास ज़्यादा तो नहीं लग रही है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री नहीं रूल आउट हो गई, तो डायबिटीज़ और थायराइड के तो सिम्टम्स रूल आउट हो जाएंगे। अब बचे इन्फेक्शन के, ट्यूबरकुलोसिस है बॉडी में कहीं, तो ट्यूबरकुलोसिस अगर होगा तो या तो पल्मोनरी होगा या फिर एब्डोमिनल होगा। कॉमनली तो ये होता है बोन जो टीबी है, बोन टीबी से वेट लॉस से प्रेजेंट नहीं करता पेशेंट, मेनली एब्डोमिनल और पल्मोनरी। तो पल्मोनरी होगा तो क्रोनिक कफ और एक्सपेक्टोरेशन की हिस्ट्री देगा, एक्सरे में आ जाएगा वो तो। और मेलिग्नेंसी कई बार डिटेक्ट होती नहीं, कहीं की गट में मेलिग्नेंसी होती तो वो डिटेक्ट नहीं होती है, फिर HIV इसका कराना ही कराना है जो वेट लॉस से प्रेजेंट कर रहा है। तो लेकिन इनके रूल आउट करने के बाद कराना है, यानी कि पेशेंट शायद सबसे पहले उसको HIV लिख दिया, डायरेक्टली किसी को बोला भी नहीं जाता, ना तो वो नोटिफिएबल है, आप HIV पेशेंट को डायरेक्टली HIV पेशेंट पब्लिक में बोल भी नहीं सकते हैं। तो उसकी इसलिए इसको आप नाम दे दिए गया PLHA, पीपल्स लिविंग विद HIV/AIDS। तो हम फाइल में कभी भी देखा होगा, फाइल में HIV पॉजिटिव लिखते हैं, सिर्फ PLHA लिखते हैं। एक दो पेशेंट आते हैं अपने पास PLHA के फाइल में। अपने पास क्या सर सेकेंडरी कॉज ट्रीटमेंट मतलब नहीं, नॉर्मल है PLHA HIV है, उसको कुछ ना कुछ तो हो सकता है, सर्दी जुकाम खांसी उसके लिए भी आते रहते हैं, रूटीन वर्कअप के लिए आते रहते हैं, ठीक ठाक ही दिखते हैं पेशेंट। जो मेनली जब से ART आई है ना, ART आने के बाद जो HIV की जो लाइफ है, HIV की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब इवन जो नॉर्मल जो पीपल है, नॉर्मल पीपल के बराबर की लाइफ हो सकती है अगर उसके सर अगर ART का ट्रीटमेंट है ये टीबी या सर कोर्स है कि लॉन्ग लाइफ चलता रहता है? लॉन्ग लाइफ है उसका, लॉन्ग लाइफ है, बंद कभी नहीं होगा। बस ये है कि आपको जो ड्रग्स कैसी सूट कर रही है कि नहीं कर रही। HIV के ड्रग्स के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी हैं, कई जो ज़ोडोबुडिन, लैमिबुडिन, नेवरापिन ये सब हैं, इनके लिए आपका एनीमिया, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी सब होता है इससे। तो वो लगातार वो ART सेंटर वाले ही मॉनिटर करते रहते हैं उनको, तो कंटिन्यूसली मेडिसिन देते रहते हैं, इनकी लाइफ लॉन्ग ही मेडिसिन चलती है, वो कभी बंद नहीं होती है। DH में होता है सर? DH में ये HIV का आपको एक बार पहले रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एक बार उसको जबलपुर जाना पड़ता है, जबलपुर में ART सेंटर है, तो जबलपुर में ART सेंटर है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ से मेडिसिन चालू होती है, उसके बाद फिर फॉलोअप यहाँ पे होता रहता है कंटिन्यूसली। सिंगल ही मेडिसिन यही ट्रिपल मेडिसिन देते हैं ना, प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी तीनों मेडिसिन देते हैं, ज़ोडोबुडिन, लैमिबुडिन और नेवरापिन, ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। इसके अलावा जब फिर वो ये सूट नहीं होती हैं, तो जो सूट नहीं हो रही उसके अलावा, ज़ोडोबुडिन सूट नहीं हुई तो उसके अलावा उसके लिए दूसरी चेंज कर देंगे, और नेवरापिन सूट नहीं हुई तो फिर टीनोफेवर कर दिया। जो जिसका साइड इफेक्ट जैसा होता जाता है उसके हिसाब से चेंज करते रहते हैं। कई लोग कई में देते नहीं है, जैसे एनीमिया है तो ज़ोडोबुडिन नहीं देते तो फिर दूसरी देते हैं। नेफ्रोपैथी है, नेवरापिन से बहुत न्यूरोपैथी होती है सीवियर, उसके लिए नेवरापिन की जगह एफाइब्राइन देते हैं। और इसके लिए ज़्यादा दिमाग में लगाना इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि अपन को देनी नहीं है, ना अपन को देना है, उनको बस थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए, नॉलेज थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट पता रहती है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट न्यूरोपैथी और एनीमिया है। ज़ोडोबुडिन से एनीमिया बहुत कॉमनली होता है, नेवरापिन से न्यूरोपैथी बहुत कॉमनली होती है। ड्रग रिएक्शन है, एक्यूट जो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं ना, वो मतलब फ्लू लाइक नहीं, मतलब एक्यूट रिएक्शन जो होती है, रैशेज आते हैं पूरे बॉडी में, वो भी नेवरापिन से कॉमन है। लेकिन वो तो तुरंत खाने के 1-2 दिन बाद ही होंगे, तो वो पेशेंट HIV वालों के पास ही जाएगा, अपने पास नहीं जाएगा। और ये जो CD4 सेल काउंट है, CD4 सेल काउंट नॉर्मली जो है, नॉर्मली तो 1500 से ज़्यादा ही होता है CD4 सेल काउंट। जब ये लेस देन 500 आना चालू होता है तब अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होने चालू होते हैं। लेस देन 500, फिर 500 से 200, फिर लेस देन 200, तो ये ऐसी लेस देन 60 आ जाते हैं। इसकी भी अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है कि कैटेगरी 1 रहती है मतलब माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो माइल्ड में कौन से अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, मॉडरेट में कौन से अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, और सीवियर में कौन से अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। बहुत डिटेल में पता करने की जरूरत नहीं है। इसमें जैसे सर अपने पास आते हैं फिटनेस के लिए, कोई HIV पॉजिटिव केस आया तो उसको क्या प्रोटोकॉल रहेगा सर प्री ऑपरेटिव के लिए? फिटनेस प्री ऑपरेटिव HIV पॉजिटिव कोई नहीं करता यहाँ पे ऑपरेशन, यहाँ हेपेटाइटिस कई करते हैं, HIV पॉजिटिव यहाँ पे कोई नहीं करता ऑपरेशन। अलग प्रोटोकॉल है। HIV पॉजिटिव की सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन हो सकता है। सिजेरियन के लिए कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, सिजेरियन के लिए आप कर सकते हैं, सिजेरियन हो गई इसका, और PPE किट पहन करना पड़ेगा सिजेरियन। और जो
वो है नॉर्मल डिलीवरी की HIV की अलग किट आपकी उसकी डिपेंड नहीं करना है और कोई इलेक्टिव ऑपरेशन नहीं होता है HIV पॉजिटिव वालों पे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो होता ही नहीं। यहाँ तो हाँ तो फिर शिकायत करना जब आनी नहीं है। HIV के पेशेंट इतने कम आते हैं पर वो HIV पेशेंट बस है कि एक है कैंडिडियासिस, इसोफेजियल कैंडिडियासिस मिलती है। अब इसोफेजियल कैंडिडियासिस भी आपको एंडोस्कोपी में मिलेगी, नॉर्मली तो देखी नहीं जाएगी, तो वो भी अपने हाथ में नहीं है। अपन को सिर्फ डायग्नोसिस बनाना है HIV कब सस्पेक्ट करना है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन पता ही है अपन को, कैसे फैलने से रोकना है वो भी पता है। पेरिनेटल ट्रांसमिशन रोकने के लिए आप एक प्रोटोकॉल ही बनाया हुआ है उसका कि ड्यूरिंग डिलीवरी नेवरापिन देते हैं। अब ड्यूरिंग जब ANC में आ रही है तब HIV पॉजिटिव आ चुकी है वो, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन सी मेडिसिन देनी है उसका थोड़ा डिटेल्स देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इंडिकेशन नहीं, कई लोग देते हैं कई लोग नहीं भी देते हैं, है ना। वो CD4 सेल काउंट पर डिपेंड करता है, तो CD4 कितना है। अपने आप को टेस्ट भी नहीं होता वो खाना। CD4 सेल अपने आप नहीं होता, वो ART सेंटर जबलपुर में होगा CD4 सेल। ठीक।